नमस्कार दोस्तों रियल एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हमारे जीवन एक कुंडली से जुड़ा हुआ है। आज हम उस कुंडली के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रत्येक कुंडली में 12 भाव होते हैं। आप किसी भी ऐप से, एस्ट्रोसेज ऐप से कुंडली निकाल सकते हैं। उसमें पता लग सकता है कि 12 भाव हमारे कुंडली के होते हैं और हर भाव में कौन कौन से ग्रह हैं। दोस्तों प्रत्येक कुंडली में 12 भाव होते हैं जो सब किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं, लक्षणों के लिए पूरी जन्म कुंडली को विभाजित करती है। कुंडली के इन सभी 12 भावों में से प्रत्येक में कुछ ग्रह प्राप्त होते हैं जो सभी धीमे या तीव्र गति से घूमते या चक्कर काटते रहते हैं। किस भाव में कौन से ग्रह मिलेंगे यह व्यक्ति की जन्म की तारीख, जन्म का समय और स्थान पर निर्भर करता है। ज्योतिष में 12 भाव तो हैं, लेकिन ग्रहों की संख्या 9 होने के कारण कुछ भावों के खाली रहने की संभावना रहती है और कुछ भाव में कई ग्रह भी हो सकते हैं, किंतु यह सब जन्म के समय आकाश में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। कुंडली में ज्योतिष के सभी 12 भाव जीवन के विभिन्न लक्षणों और पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली में इन 12 भावों के परिणाम व्यक्ति के जन्म के समय सभी 9 ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करते हैं। कुंडली में विभिन्न 12 भावों में ग्रहों की स्थिति उस ग्रह की ऊर्जा को विशेष भाव में उत्तेजित करती है, जिससे यह तय होता है कि कुंडली में इन 12 भावों के आधार पर व्यक्ति के जीवन के विभिन्न लक्षणों पर क्या परिणाम होंगे। दोस्तों जानते हैं कि कुंडली के सभी 12 भाव आपको कैसे प्रभावित करते हैं। आपकी कुंडली कोई सी भी लगन की हो, जो पहला हाउस होता है उसे लगन माना जाता है। और तो पहले भाव पर आते हैं दोस्तों। इस लगन के रूप में जो पहला भाव है यह स्वयं से संबंधित भाव स्पष्ट रूप से संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। जैसे ये आपके बचपन, शारीरिक संरचना और शारीरिक बनावट, प्रकृति, स्वभाव, स्वरूप, स्वास्थ्य, अहंकार और अहम की भावना आदि के लिए देखा जाता है। यही आपकी पर्सनैलिटी बताता है, यही आपकी शरीर की संरचना, आपकी बॉडी फिगर कैसी होगी, ये लगन फर्स्ट हाउस आपका बताता है। और यह भाव सिर और चेहरे जैसे मुख्य भागों को दर्शाता है, जिसमें आपका माथा, रंग, मस्तिष्क शामिल होते हैं। तो आपका सब कुछ फर्स्ट हाउस से पता लगता है कि व्यक्ति लंबा है, छोटा है, गोरा है, काला है, सांवला है, आंखें कैसी हैं, ये सब पता लगता है। दूसरा भाव, इसे संपत्ति के भाव में माना जाता है, जो सामान, वित्त, निवेश आदि के साथ ही आय या धन और गैर भौतिक चीजों को भी दर्शाता है तथा यह वृषभ राशि से मेल खाता है। ये 2 नंबर की राशि होती है जो वृषभ राशि होती है दोस्तों, उससे ये मेल खाता है। काल पुरुष की कुंडली एक फिक्स होती है जिसे 1 नंबर से शुरू किया जाता है, तो 1 के नंबर बाद 2 आया तो इसे वृषभ राशि से संबंधित है। यह भाव ऊपरी गर्दन, हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, मुंह, नाक, दांत, आंख, जीभ आदि शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। यह दूसरा भाव है। यह केवल भौतिक संपत्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अगोचर भी है, जैसे कि आवाज, आपकी वाणी, आपकी साउंड, ये उससे रिलेट करता है। तीसरा भाव दोस्तों मिथुन राशि का आता है। नंबर 3 मिथुन राशि से बोला जाता है। मिथुन राशि से संबंधित यह भाव व्यक्ति के मानसिक प्रवृत्तियों और स्मरण शक्तियों को नियंत्रित करता है कि आपकी मानसिक प्रवृत्तियां क्या हैं, आप में स्मरण शक्तियां क्या हैं, आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितना संघर्ष कर सकते हैं, ये तीसरा भाव बताता है। इसके अलावा यह कई अन्य चीज़ों जैसे भाइयों, बहनों, यात्राओं, पड़ोसियों, आदतों, रुचियों आदि से संबंधित है। हमारे पड़ोसी को हमने देखना हो तो हम तीसरे भाव को देखते हैं, हमारे छोटे भाई बहनों को देखना है तो हम तीसरे भाव को देखते हैं। और यह भाव तांत्रिक, तंत्र, फेफड़े, हंसली, कंधे आदि शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। तीसरे भाव के कमजोर होने के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं आती हैं, तांत्रिक तंत्र से असंतुलन रहता है आदि विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
तीसरा भाव हर भाव इंपॉर्टेंट है, हर भाव कभी भी इतना बुरा नहीं होता और हर भाव कभी भी इतना अच्छा नहीं होता, चाहे वो कोई सा भी भाव हो। चौथा भाव की हम बात करेंगे, हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं दोस्तों। चौथा भाव जो है कर्क राशि से संबंधित है, नंबर 4 कैंसर। चौथा भाव ग्रह और कई अन्य चीजों को नियंत्रित करता है, जैसे कि मां के साथ संबंध, अचल संपत्ति के मामले। चौथे भाव में आपको सभी सुख मिलेंगे, जैसे भूमि है, वाहन है, गाड़ी है। इसे बंधु भाव के रूप में भी जाना जाता है। ये यदि खराब है आपका चौथा भाव, इसमें कोई गलत ग्रह बैठा है, तो ये आपको डिस्टर्ब करता है आपके वाहन संबंधी बातों से, आपके घर गृहस्थी से, आपके घर की सुख सुविधाओं से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है दोस्तों। चौथा घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सारे सुख सुविधाएं पाते हैं, वो चौथा घर है। यह पाचन अंग, स्तन और पेट आदि शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रित करता है। फेफड़े के विकार, स्तनों के शारीरिक रोग जैसे कोरोनरी समस्याएं इससे संबंधित होती हैं। चौथा भाव दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें हमें घर की सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, माँ का आशीर्वाद भी इसी से ही मिलता है, हमें वाहन इसी से ही मिलता है। चौथा घर खराब होने से हमारे वाहन में दिक्कत आ सकती है, वाहन नहीं मिल सकता या हम घर नहीं बना सकते, चौथे घर में यदि ग्रह हमारे गलत बैठे हैं तो। पांचवा भाव पुत्र के भाव, संतान भाव होता है, 5th हाउस। यह पुत्र भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह रोमांस, आनंद, प्रसन्नता, चंचलता, रचनात्मक का भाव है। यह एंटरटेनमेंट का हाउस भी है दोस्तों। इसमें आप एंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं, इसमें आप छोटी शिक्षा भी देख सकते हैं, स्कूलिंग भी देख सकते हैं, बुद्धि भी देख सकते हैं और काफ़ी तरह के कौशल कार्य भी देख सकते हैं, आर्ट भी देख सकते हैं। और स्टॉक मार्केट का हाउस भी यही है। यदि आपका इसमें स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा ग्रह है तो आप स्टॉक मार्केट में भी काम कर सकते हैं। यदि इसमें एक अच्छा एग्जॉल्टेड राहु है 5th हाउस में, तो राहु जो कारक है वो स्टॉक मार्केट का है। इन चीज़ों को हम आगे भी बताते रहेंगे आपको। यह रीढ़, अग्नाशय, पेट, ऊपरी और मध्य पीठ आदि विभिन्न शरीर के अंगों को नियंत्रित करता है। जन्म कुंडली में इसके कमजोर होने पर रीढ़ की हड्डी और हृदय की समस्याएं, अम्लता आदि उत्पन्न हो सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। घर हमेशा सारे जरूरी हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं और सारे अच्छे एकदम नहीं होते, सारे बुरे नहीं होते। 6th हाउस को हम देखेंगे तो यह भाव रोग, ऋण, शत्रु, आपकी दैनिक जीवन की दिनचर्या, कल्याण और स्वास्थ्य से संबंधित होता है। रोग, ऋण, शत्रु, यह याद रखना चाहिए कि शारीरिक बनावट पहले भाव के अंतर्गत आती है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से प्रभाव डालने वाले दैनिक विकल्प 6ठे भाव में पाए जाते हैं। यह भाव शरीर के विभिन्न अंगों जैसे अपेंडिक्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि, गुर्दे, पेट आदि को संचालित करता है। इसके कमजोर होने पर हर्निया, अपेंडिसाइटिस, कब्ज आदि समस्याएं हो सकती हैं। 6ठे घर से शत्रु को भी देखा जाता है। जो आपके शत्रु हैं वो 6ठे घर से आते हैं। शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे या शत्रु आपको हरा देगा, ये भी 6ठे घर से देखा जाता है। 6ठा घर लोन का भी होता है कि जो आप लोन लेते हैं, आप उधार लेते हैं, वो 6ठा घर होता है। आपको कोई रोग है, आपको कोई बीमारी है, वो भी 6ठा घर होता है दोस्तों। 6ठा घर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट घर है और इसमें अच्छे ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते, आपको हिंट बताता हूं। और जो मैलेफिक ग्रह होते हैं वो अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। ग्रहों की चर्चा हम बाद में भी करेंगे दोस्तों। 7th हाउस की हम बात करें तो 7th हाउस आपके पार्टनर का होता है। आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी शादी है। युवती भाव के नाम से प्रसिद्ध यह भाव, युवती आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड, साथी या जीवन साथी का भाव है। यह भाव व्यावसायिक साझेदारियों सहित सभी प्रकार की साझेदारियों और संबंधों में अनैतिक व्यवहार करता है। किसी के साथ पार्टनरशिप है, बिजनेस में पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर है, तो ये उसको करता है। यह भाव अंडाशय, गुर्दे और पीठ के निचले हिस्से को नियंत्रित करता है। यह भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि यह भाव बड़ा अच्छा है तो आपका लाइफ पार्टनर बड़ा अच्छा होगा, आपका बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा होगा। यह भाव अच्छा नहीं है तो लाइफ पार्टनर भी अच्छा नहीं होगा।
उसमें परेशानियां आ सकती हैं। आपके बिजनेस के पार्टनरशिप में भी परेशानियां आ सकती हैं। 7th हाउस को आप इस हिसाब से देख सकते हैं दोस्तों। बिजनेस का भाव भी यही है दोस्तों। इसमें यदि अच्छे ग्रह हैं तो आपको अच्छा बिजनेस मिलेगा। इसमें मेलेफिक ग्रह हैं तो आप जीवन में पार्टनरशिप करने में आपको परेशानियां आ सकती हैं दोस्तों। 8th हाउस दोस्तों, 8वां भाव बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है दोस्तों। इसे रंद्र भाव के रूप में भी जाना जाता है, जो लंबी उम्र, मृत्यु और अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। यह मृत्यु का भाव भी बोला जाता है तो ये लंबी उम्र का भाव भी बोला जाता है। इसमें अचानक लाभ, हानि, संपत्ति में हिस्सेदारी, इनहेरिटेंस, संपत्ति में हिस्सेदारी इस भाव के अंतर्गत आती है कि आपको आपका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके इनहेरिटेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। ये भाव दोस्तों मृत्यु के बाद आपको पैसा मिलना, जैसे घर में किसी की मृत्यु हो गई, इंश्योरेंस का पैसा आ गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की इंश्योरेंस से पैसा आ गया, ये उस तरह का भाव है दोस्तों। ये भाव को देखना बहुत जरूरी है। काफ़ी लोग ज्योतिष इसी भाव को जरूर देखते हैं कि परेशानियां जीवन में कहाँ से आ रही हैं, इस भाव का डिस्पोजिटर मालिक कहाँ बैठा है, इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके बाद ही पता लगता है कि ये भाव कितना शक्तिशाली है, कितना कमज़ोर है, क्या नुकसान पहुंचाएगा, क्या नहीं नुकसान पहुंचाएगा। इसके प्रभावों द्वारा कष्ट, पुरानी बीमारियां, अवसाद, मानसिक शांति की कमी, कारावास आदि हो सकते हैं। यह भाव बाहरी यौन अंग और श्रोणी की हड्डियों आदि शरीर के अंगों को नियंत्रित करता है। ये भाव को ठीक करना, ठीक रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हालांकि हमारे हाथ में नहीं होता, पर ज्योतिष कुछ ना कुछ रेमेडीज़ बताते हैं जो कभी कार्य करती हैं और कभी कार्य नहीं करती हैं। वो भी डिपेंड आपकी कुंडली और ज्योतिष के अनुसार होता है। ग्रह बड़ा बलवान होता है, जो कुंडली में लिखा है दोस्तों वही काम हो सकता है, उसके अलावा नहीं। ग्रह हमारे से बहुत बलवान है, व्यक्ति से बहुत बलवान है, हम उसके विपरीत जाकर कोई भी काम नहीं कार्य कर सकते। 8वां घर नुकसानों को बचाने के लिए पता लगता है कि हमारे जीवन में कितना नुकसान हुआ है। ये 9वां घर भाग्य का होता है, उससे 12वां है। जो उससे पहला घर हुआ वो उसका नुकसान करता है, ये हमारे भाग्य का नुकसान करता है दोस्तों। तो इसलिए इस घर को देखना कि हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानियां सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रही हैं, 8वें घर से, 6ठे घर से। 6ठा घर रोग, ऋण, शत्रु, दुश्मन। 8वां घर हमारी बीमारियां, हमें जो बीमारियां नहीं मिल पाती, हमारे इनहेरिटेंस की, हमारे हक मार लिए गए हैं, भाई ने, माँ बाप ने, कोई भी मार सकता है। मृत्यु का घर, बदलाव का घर, ट्रांसफॉर्मेशन का घर। इसी घर से आपकी जॉब भी जाती है, आपका बिजनेस भी जाता है और बदलाव भी होते हैं। उसके बाद क्या होना है, अच्छा होना है या बुरा, इसको बदलाव का घर, ट्रांसफॉर्मेशन का घर बोला जाता है। हो सकता है इससे जॉब छूट जाए, इस घर में कुछ जैसे कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने से किसी भी ग्रह की आपकी जॉब छूट जाए और ट्रांसफॉर्मेशन होने से आपकी अच्छी जॉब लग जाए। ऐसा नहीं है कि उससे गड़बड़ हो जानी है, आपका आगे वाला जीवन अच्छा भी हो जाए। तो इस ग्रह, इस हाउस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इस हाउस को हमेशा देखना चाहिए। ये मैक्सिमम कष्ट देता ही देता है किसी भी रूप में, या कष्ट के बाद सुख देता है। ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी लाइफ में जरूरी है और हमें कभी भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को किसी भी तरह की रेमेडी से रोकना नहीं चाहिए। कई बार बुरा वक्त अच्छे वक्त के लिए आता है कि हमारा बुरा वक्त आया है, नहीं तो वो बुरा वक्त नहीं आएगा तो अच्छा वक्त नहीं आ पाएगा। उसी को ट्रांसफॉर्मेशंस कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मृत्यु भाव इसलिए नहीं कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु भाव आपका पिछला काम चला गया, आपका अगला काम आएगा, उस काम की मृत्यु हो गई, वो काम खत्म हो गया। ये दोस्तों गोचर और ट्रांजिट के ऊपर निर्भर करता है कि क्या गोचर हैं, क्या ट्रांजिट्स हैं। उसकी चर्चा हमारे लिए बड़ी लंबी हो जाएगी। ज्योतिष को जितना डीप जाना जाए उतना डीप होता है दोस्तों। ये अभी बहुत छोटी सी शुरुआत है कि ताकि आप किसी भी कुंडली को अपने एस्ट्रोसेज या किसी भी ऐप से लेके एक बार अपनी कुंडली को समझना बहुत जरूरी है। 9th हाउस की तरफ चलते हैं दोस्तों। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारे भाग्य का घर है दोस्तों। वैदिक ज्योतिष में इसे धर्म भाव के रूप में भी जाना जाता है। इसी से पता लगता है हमारा धर्म क्या है दोस्तों। यह उच्च शिक्षा,
पांचवा घर छोटी शिक्षा, स्कूलिंग, ये उच्च शिक्षा, कॉलेज, उससे ज़्यादा अच्छी डिग्रीज, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और अच्छे से अच्छा ये उच्च शिक्षा। धर्म, जो हमारा धर्म है, सुकर्म, अग्रवास और धार्मिक प्रवृत्ति से संबंधित है दोस्तों। इस भाव के अंतर्गत धमनी प्रणाली, बायां पैर, अस्थि मज्जा, जांग की हड्डियां और जांग आदि आते हैं दोस्तों। जिस तरह से आठवां भाव हम अपनी परेशानियों के लिए देखते हैं, उसी तरह से कुंडली में सबसे पहले, जो कई बार ज्योतिष नहीं करते हैं, आठवां नौवां भाव जरूर देखना चाहिए। नौवां भाव देखना चाहिए कि मेरे भाग्य में क्या है। हालांकि हर आदमी की जब भी कोई दशा आती है तो उसका जीवन बदलता है। दशा से बड़ा महाराजा कोई नहीं, तभी कहते हैं कि समय से बड़ा कोई नहीं। समय मतलब दशा। यदि आपके किसी भी ग्रह की दशा आई है तो आपका जीवन बदलेगा बदलेगा। आप पहले अच्छा कमाते थे तो हो सकता है कमाई कम हो जाए, पहले कम कमाते थे हो सकता है कमाई ज़्यादा हो जाए। जीवन में बच्चा आना, जीवन में शादी होना, ये सब बदलाव आपकी दशाओं के अनुसार करते हैं कि जो भी आपकी महादशा है, महादशा से बड़ा दोस्तों जीवन में कोई भी नहीं है। आपकी किस वक्त क्या महादशा चलेगी, उसका क्या रिजल्ट होगा, उससे बाहर आप कभी भी नहीं जा सकते। ज्योतिष एक ऐसी चीज है दोस्तों कि ज्योतिष के अनुसार आप काम करेंगे तो आप बड़े स्मूथ और अच्छे चलेंगे। ज्योतिष के अगेंस्ट कोई काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, कोई काम करेंगे तो आप डिस्टर्ब रहेंगे। ग्रह जो उसमें प्लैनेट्स हैं वो कहते हैं मेरी मर्जी से चलो, हालांकि वो चलाने का प्रयास करते हैं। यदि हम उनके थ्रू चले, उनके हिसाब से चले तो हमें कामयाबी मिलेगी और उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा। कामयाबी कम या ज़्यादा उन्हीं के हिसाब से मिलेगी। उनके अगेंस्ट चले तो हमें कामयाबी कभी भी नहीं मिलेगी। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है हमें उसी हिसाब से चलना। दोस्तों 9th हाउस के बारे में बात है तो सबसे पहले 9th हाउस और 8th हाउस देखना चाहिए कि मुझे परेशानियां बहुत ज्यादा कहां से हैं। और सबसे पहले, उससे भी पहले भाग्य हाउस, 9th हाउस में यदि अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुक्र बैठा है तो शुक्र शादी के बाद आपका भाग्य चमकेगा। सन बैठा है तो आपके फादर आपके भाग्य को चमकाने में मदद करेंगे। मून बैठा है तो किसी जल तत्व की राशि है, किसी पानी वाली जगह पर रहना और मां का आशीर्वाद लेना, मां से भाग्य बनेगा आपका। और यदि मेलिफिक बैठे हैं तो आपके भाग्य में परेशानियां हैं। यदि मंगल बैठा है तो कोर्ट केस कचहरी आपको जाना पड़ेगा। शनि बैठा है तो हर चीज डिले और परेशानियों के साथ, दुख के साथ, तकलीफ के साथ मिलेंगी आपको। राहु बैठा है तो भी आपको तकलीफ के साथ मिलेंगी। बट इन सब की रेमेडीज हैं हमारे वैदिक शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में। पुरानी रेमेडीज, अच्छी रेमेडीज जो मंत्रों के साथ संबंधित हैं वो बहुत अच्छी हैं। लगातार हमें जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, लोगों के रिचुअल्स चलते आ रहे हैं दोस्तों, वो करते रहने चाहिए। उनका क्या संबंध है क्या नहीं है हमें भी नहीं पता होता, पर वो काफी हद तक हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। हमें अपने रिचुअल्स, अपने त्योहार हमेशा मनाने चाहिए। भाग्य में मेलिफिक ग्रह है तो उनके मंत्र आदि और उनके स्टोन्स उनके डालने चाहिए। ऐसा स्टोन इधर उधर का नहीं डालना चाहिए। 9th हाउस को 3rd हाउस देखता है। 3rd हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, कहां से क्या दृष्टि डाल रहा है, उसका स्टोन डालना चाहिए। 9th हाउस भाग्य को शुक्र बैठा है तो यदि हम शुक्र का स्टोन डालेंगे तो हमारा शुक्र और मजबूत होगा। हमारे पास भाग्य में पैसे की परेशानी नहीं आएगी या कम आएगी। और शादी के बाद भाग्य चमकेगा, शादी के बाद भाग्य जरूर चमकेगा। 9th हाउस को सबसे पहले देखें। कोई भी दशा, कोई भी महादशा हो जीवन में दोस्तों, मगर भाग्य साथ देगा तो उसको दशा और महादशा को काफी सपोर्ट मिलेगा। दशा हमारी अच्छी है तो भाग्य उसको और अच्छा प्रेशराइज करेगा और अच्छा देगा। भाग्य यदि दशा हमारी कमजोर है तो भाग्य उसे कंट्रोल करेगा कि भाई इस आदमी का, व्यक्ति का थोड़ा सा भाग्य ठीक करे। यदि उसमें मेलेफिक ग्रह हैं हमारे भाग्य में तो उनको भी ठीक किया जा सकता है आपके रेगुलर मंत्र से। मंत्रों जैसी शक्ति कहीं नहीं है दोस्तों। वैदिक मंत्रों वाली शक्ति जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये बनाए थे, उनसे जैसी शक्ति कहीं पे भी नहीं है। हर एक मंत्र का उच्चारण अलग अलग तरीके से किया जाता है, उसकी भी एक विधि होती है। अगला भाव है दोस्तों 10वां भाव, 10th हाउस। यह कार्य, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि आदि से संबंधित होने के कारण कर्म भाव, इसे कर्म भाव बोला जाता है दोस्तों। हम क्या बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशन को छोड़ें, हम कर्म क्या कर रहे हैं, हम कर्म क्या कर रहे हैं दोस्तों। हम कर्म
जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो 10वें घर से देखा जाता है। इसमें बैठे हुए ग्रह आपको बताते हैं कि आपको किस तरह का काम करना चाहिए। दोस्तों, यदि कुंडली के ग्रहों के हिसाब से, मैंने पहले भी बताया, हम चलेंगे, उसके हिसाब से हम अपना प्रोफेशन करेंगे, उसके हिसाब से हम अपना बिजनेस करेंगे, तो हम कामयाब होंगे। हम गलत राह पे चले जाएंगे, गलत बिजनेस करेंगे, हमें चाहिए कोई और बिजनेस, हम चला कोई और रहे हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। चाहे हम छोटे से छोटा काम करें, यदि कुंडली में छोटा काम लिखा हुआ है तो हमें छोटा ही काम करना चाहिए, उससे हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, हमारा राइज ज़्यादा होगा, इनकम ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है हम बहुत बड़ी शोरूम खोल लें और हमारा पैसा हमारे कुंडली में नहीं लिखा था, वो शोरूम चलेगा नहीं। हो सकता है हम छोटा सा घर बैठ के काम कर लें या कहीं लगा लें और पता लगे उससे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये 10th हाउस से देखा जाता है। इसमें कुछ विभिन्न अंगों जैसे शरीर के अंग, हड्डियों, नेक्स, घुटनों, जो आपके पैरों के घुटने हैं ना दोस्तों, वो 10वां घर माना जाता है। पैरों के घुटने जो हैं वो 10वां घर माना जाता है। 10वां घर भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे बताया बार बार कि सभी घर इंपॉर्टेंट हैं, सभी घर अच्छे नहीं होते, सभी घर बुरे नहीं होते दोस्तों। और इन ग्रहों में यदि कुंडली आ जाए, ग्रह आ जाए, तो ये बड़ा कुछ आपके जीवन के बारे में बताते हैं कि आपके पूर्व जन्म के कर्म क्या हैं, इस जन्म के कर्म क्या हैं, इस जन्म में आपने कैसा चलना है, इस जन्म में किस तरह से चलना है। इसमें काफ़ी हद तक आपको सहयोग मिलता है। कुंडली के बिना दोस्तों ये बहुत अच्छा मैप है, इसके बिना कोई भी काम करे वो कामयाब नहीं होता। हर व्यक्ति का ये मैप बना हुआ है, हर व्यक्ति की जीवन कुंडली विश्लेषण, चाहे वो कोई भी हो। ज्योतिष में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। हमारे जो ऋषि मुनि बना गए हैं आज से पहले ही, कि 12 घरों में सभी ग्रहों को फिक्स कर रहे हैं। ग्रह 9 से ज़्यादा भी हैं। यूरेनस है, नेपच्यून है, घनातिक कारक है, गुलिका है, मांडी है। तो कुंडली कई तरीके से देखी जाती है दोस्तों, कई तरीके से देखी जाती है और कई सारे उसके तरीके हैं। विंशोत्तरी दशा है जो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, योगिनी दशा है, कालचक्र दशा है और जेमिनी दशा है। जेमिनी दशा बड़ी स्टीक रहती है, सभी स्टीक रहते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी है। तो सभी की नॉलेज थोड़ी सी अलग अलग है। यदि उसको आराम से योग देखे जाए, हर चीज़ को देखा जाए, तो सब चीज़ उसी से आदमी का पता लग जाता है। आगे बढ़ते हैं हम 11वां हाउस लेके। 11वां हाउस लाभ का हाउस होता है। 11वां हाउस लाभ का हाउस होता है। ये आदमी की समृद्धि का भाव होने के कारण आदमी की, व्यक्ति की आय और संपत्ति, धन और प्रसिद्धि का सूचक है। साथ ही होने वाले लाभों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भाव शरीर के विभिन्न अंगों में बायां हाथ, बायां कान, ठोड़ी की हड्डी, दायां पैर और टखना आदि को नियंत्रित करता है। दोस्तों, 11वां भाव में ग्रह होना अच्छा रहता है। ये लाभ का भाव है। जरूरी नहीं है कि सभी भाव इसमें अच्छे रहते हैं। उनकी दृष्टि देखी जाती है, उनकी हर चीज़ देखी जाती है, तब पता लगता है कि कहाँ से वो 6, 8, 12 हैं, 6, 8, 12। ये आपको धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगा 6, 8, 12 क्या चीज़ होती है। परंतु 11वें घर को अच्छा भी माना गया है और 3 से 11 को उपाच्य हाउस थोड़ा सा कष्टदायी भी माना गया है। कहा जाता है कि रावण ने अपने सभी ग्रहों को 11वें घर में अपने बेटे के लाने की कोशिश की थी। हालांकि शनिदेव जी आए नहीं, शनिदेव जी ने टांग कर दी थी कि वो 12 में चले गए। तो 11वां भाव आपके बड़े भाइयों को, भाई बहनों को, सिबलिंग्स को बताता है और आपके दोस्तों को, मित्रताओं को बताता है। 11वां भाव हर कुंडली में हर ग्रह बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10वां ग्रह आपके कर्म को बताता है, आपके कार्य क्षेत्र को बताता है और 11वां भाव आपके कार्य क्षेत्र के लाभ को बताता है। जो आपने कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, उससे आपको क्या लाभ मिला है, ये 11वां भाव बताता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां हाउस, यह आत्मघाती, अचेतन और कारावास का भाव है दोस्तों। इसमें हॉस्पिटल, बीमारी, इसमें जेल, यात्रा, कारावास। 12वां भाव में नींद, सुख, बिस्तर, इसमें बेड भी देखा जाता है दोस्तों। इसमें फॉरेन कंट्री भी देखी जाती है दोस्तों। इसी भाव से लोग बाहर विदेश में, अब्रॉड में जाते हैं। इसमें राहु दोस्तों अच्छा भी और बुरा भी। राहु जेल भी पहुंचाता है दोस्तों और राहु अब्रॉड भी पहुंचाता है दोस्तों।
ये दोस्तों यदि कमज़ोर होने के कारण ये माता पिता, साथी, दोस्तों और पड़ोसियों से अलग कर सकता है। इस भाव के बारे में जैसे ये जेल से जुड़ा हुआ है, कारावास से जुड़ा हुआ है। एक अच्छी बात यह है ये फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ है। फॉरेन कंट्री से पैसा आना, यही घर आपको दर्शाता है दोस्तों ज्योतिष में, कुंडली में जो भी लिखा होता है इंसान के साथ वही होता है। यदि वो सीधे रास्ते चले, कुंडली के हिसाब से लिखे हुए, तो उसको कामयाबी मिलती है। कम मिले या ज़्यादा मिले वो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। कुंडली श्री भगवान राम की भी हो तो जो उसमें लिखा है वो हुआ है, वो होना है। कि उनका मंगल 7वें घर में है तो वो मंगलिक हैं। यदि वो मांगलिक हैं तो उनका जीवन शादी के बाद अच्छा नहीं चला। उनका जीवन शादी के बाद अच्छा नहीं चला। 9th हाउस में जुपिटर की राशि है, मीन राशि है, जिसके मालिक जुपिटर हैं। जुपिटर बच्चों को, लड़कों को बोला जाता है। यदि आपके घर में पुत्र संतान हुई है तो उसके बाद उनका भाग्य चमका है, उनका भाग्य ठीक रहा है। परंतु जीवन भर उनके भाग्य में आप जानते हैं कि पत्नी का सुख और वैवाहिक जीवन उनका ठीक नहीं चला। राहु उनके 6ठे भाव में है तो उनको रावण जैसा शत्रु ही मिला है दोस्तों। उनको रावण जैसा शत्रु ही मिला है। हालांकि राहु के कारण उनको जीत मिली, उनको मंगल के कारण जीत मिली। 7वें घर में मंगल है। यदि 7वां घर सामने वाले का है, यदि हम 6ठा घर मैं हूं तो 7वां घर मेरे सामने वाले का है। सामने वाले को मंगल नहीं दबाया, हनुमान जी नहीं बचाया। तो जो कुंडली में लिखा है भगवान राम की, उन्होंने भी कष्ट झेले हैं। शनि 4थे घर में है दोस्तों, परंतु शनि के कारण उनको सुख सुविधाएं नहीं मिली दोस्तों। जैसे आपको बताया, सुख सुविधाओं का घर है, महल नहीं मिला, घर गृहस्थी अच्छी नहीं मिली। 10वें घर में सूर्य है, दिग्बली है, मगर शनि की दृष्टि है उसके ऊपर। शनि 4थे घर से उसको देख रहा है। जो पिता ने वचन निभाया उसके कारण तकलीफ हुई श्री भगवान राम को। शनि की दृष्टि है उसके ऊपर। जुपिटर पहले घर में है तो उस पर भी शनि की दृष्टि है। यदि चंद्रमा पहले घर पर है तो उस पर भी शनि की दृष्टि है। भगवान राम के यदि ग्रह देखे जाएं, दिग्बली हैं, मगर वो किस घर में है? एग्जॉल्टेड मंगल है, मार्स है, बट वो हाउस में गलत है, 7th हाउस में, जो मांगलिक हो गया। एग्जॉल्टेड उन्होंने बचा दिया हर चीज से। भगवान हनुमान जी नहीं बचाया है भगवान राम को। जुपिटर की दृष्टि है तो हनुमान जी में भी ताकत आई राम जी के कारण। राजयोग बना उनका। हनुमान जी का राजयोग भगवान राम के मिलने के बाद ही बना। जब भगवान राम के दर्शन हुए, वो जब भगवान राम उनको मिले। कुंडली में जो जो लिखा है सबका वही है और वही करना पड़ेगा दोस्तों। सूर्य बहुत अच्छा है, भगवान राम का दिग्बली है, मगर शनि की दृष्टि है उसके ऊपर 4थे घर से। तो शनि और सूर्य, पिता और पुत्र की लड़ाई, ये माना जाता है। शनि सूर्य की दृष्टि अच्छी भी होती है। पिता की बात मानी और उसके बाद सुख सुविधाएं सब परेशानी में आ गए। तो दोस्तों अपनी कुंडली का विश्लेषण आप खुद भी कर सकते हैं। अपनी कुंडली को एस्ट्रोसेज से खोलें कि आपका पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर कौन सा है। आपका कुंडली 7 नंबर से शुरू हुई तो लिब्रा, तुला से शुरू हुई। 6 नंबर से शुरू हुई तो कन्या और वर्गो से शुरू हुई। 4 नंबर से शुरू हुई तो कैंसर, कर्क से शुरू हुई। आप इस तरह से पता लगा सकते हैं। उसी हिसाब से मेरे दूसरे घर में ग्रह कौन से हैं, तीसरे घर में कौन से हैं, 4थे घर में कौन से हैं, मैलेफिक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, पॉजिटिव हैं। 9th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी सबसे पहले है। जो मैंने देखा है कि हमारा भाग्य क्या कहता है। हमारे भाग्य के अंदर यदि मैलेफिक ग्रह हैं तो उसका उपचार समय पे कर लेना चाहिए। यदि अच्छे ग्रह हैं तो मेरा भाग्य चमकता रहेगा। जुपिटर का घर है तो मेरा बच्चों के बाद मेरा भाग्य अच्छा रहेगा। यदि उसमें मैलेफिक केतु बैठा है तो मुझे जीवन से दूर होना अच्छा लगेगा। जीवन से दूर अच्छा होना लगेगा कि मैं पहाड़ों में जाके अपना जीवन बिताऊं,
शहर से दूर चला जाऊं, दूर होना अच्छा लगेगा। यदि 9th हाउस में केतु है तो दूरियां ज़्यादा बनाता है। मगर सब चीज़ के उपचार हैं दोस्तों, सब चीज़ की रेमेडीज़ हैं। आज हर कोई आदमी ज़्यादा दूर और पहाड़ों में नहीं जा सकता, वो यहीं उलझा रहता है, परेशानियों में उलझा रहता है। तो उस चीज़ के उपचार हैं, उसकी रेमेडीज़ हैं। यदि हम अपने भाग्य की रेमेडीज़ कर लेंगे तो हमारी बहुत हद तक कुंडली काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। कि कोई दशा ने तो आना है दोस्तों, यदि दशा जो भी आएगी तो उसको हमें सहन करना है। वो अच्छी है, बुरी है, कितने समय की है। शुक्र की दशा जरूरी नहीं है पैसे देती है, 20 साल तक चलती है। 20 साल तक आप गरीब रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, पैसे की तंगी रह सकती है, और कई बीमारियां हो सकती हैं, सेक्स संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र सेक्स संबंधी है। अपनी पत्नी से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, पत्नी को बीमारी हो सकती है, पैसा संबंधित बीमारी हो सकती है। तो शुक्र बड़ी सारी बीमारियां, बड़ी सारी तकलीफें, बड़ी सारी परेशानियां ला सकता है दोस्तों। इसी तरह हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़, अपनी प्रतिक्रिया, अपने क्वेश्चन आंसर जरूर डालिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम कमेंट बॉक्स को पढ़कर आपको आंसर दें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे मिलते हैं एक अच्छे चैप्टर को लाके। नमस्कार।